जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम 2023 बाल विकास के हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टेट और सी टेट में कई बार पूछे भी गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको क्या कहते हैं? उनको जो है मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। यह क्वेश्चन कई बार टेट सी टेट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ प्राप्त होता है? तो किस काल में जो है सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन में लाभ होता है? तो किस काल में होता है? किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी विकासीय विधि है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि। तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। यही ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो 5वां प्रश्न है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है, भावात्मक अभियोग्यता। यही जो इनका नहीं है, भावात्मक अभियोग्यता, यही सही नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? धर्म जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। और स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण भी सब जो है शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, नियमित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धर्म जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो 7वां प्रश्न है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को जो है प्रतिद्वंद्वात्मक जो है समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमारा अगला प्रश्न है, 8वां जो प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। इसका समृद्धिकरण क्रियाओं के द्वारा क्या करेंगे? इनको पढ़ाएंगे। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो 9वां क्वेश्चन है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें कौन सा उपागम नहीं है? तो कौन सा उपागम नहीं है? 4 उपागम दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा उपागम इसमें नहीं है। तो कौन सा उपागम नहीं है? बहुविकल्पीय उपागम प्रश्न, जो आपका बी प्रश्न है, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, यही जो है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों की जानने के लिए यही जो है उपागम नहीं है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट और टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज, पुस्तक निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया है या किससे संबंधित है? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? तो किससे संबंधित नहीं होती हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्रांति से संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आयु होगी, उस बच्चे की आयु कितनी होगी? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो ऑप्शन सही है 125 होगा। उसका जो आयु लेवल हो कितना होगा? 125 होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 14वां प्रश्न है,
चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो होता है चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए वैयक्तिक भिन्नता के संबंध में? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों में आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। उपरोक्त दोनों, यही दोनों ऑप्शन क्या है? सही हैं। और देखिए अगला, देखिए जो 16वां प्रश्न है, अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। तो अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का जो मुख्य आधार होता है क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? परिपक्वता होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देखिए, शिक्षणार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति। मतलब इसमें क्या है? इसमें तीनों सही है। जो है सीखने के कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? ये तीनों कारक हैं, ये तीनों कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 18वां प्रश्न है, सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है तो कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, क्रमशः 40% होता है और 60% होता है, यही ऑप्शन सही है। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें देखिए, निरीक्षण, प्रश्नावली और जांच सूची, ये सभी हैं जो है इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उपकरण है। निरीक्षण भी है, जांच सूची भी है और प्रश्नावली है, ये सभी हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चयन के प्रकार के सभी प्रश्न ही होते हैं। तो चयन के प्रकार के सभी जो प्रश्न होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? यहाँ पे जो है खाली स्थान दिया गया है, कौन? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा संबंधित किससे है? कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो नैदानिक जो परीक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? 4 वैज्ञानिक दिए गए हैं, किसका कथन है ये? तो आपको बताना है। तो किसका कथन है? ऑप्शन डी सही है, लाइडेल का है, ऑप्शन डी सही है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है कि सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए सही है, अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो 26 प्रश्न है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 को डी लिख के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो तो यह उससे क्या है? तो उसके अंदर कौन सी कमियां हैं? तो उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर जो है क्या है? सीखने में अक्षम है। सीखने में क्या है? वह सीखने में अक्षम है, ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो 27 क्वेश्चन है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? थॉर्नडाइक हैं, ऑप्शन ए सही है।
और देखिए जो अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो रचनात्मक लेख का जो नियोजन होना चाहिए कब होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे स्वास्थ्य के लिए लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, सभी छात्रों के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे सभी छात्रों के लिए होगा, ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है। तो क्या इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन सा तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन समस्या। समस्या जो है संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है, ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सुकराती विधि कहते हैं। तो सुकराती विधि किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा ये प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं, सुकराती विधि भी कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह मैं आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इस क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।